प्रथम विश्व युद्ध यूरोपीय और शायद विश्व इतिहास की प्रमुख आपदाओं में गिना जाता है। ऐतिहासिक वैज्ञानिक खोजों, विशाल आर्थिक वृद्धि और अविश्वसनीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के समय यूरोप की प्रमुख शक्तियां अपने सर्वश्रेष्ठ और उज्ज्वल युवाओं को अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक नरसंहार के लिए भेज रही थीं। पश्चिमी मोर्चे की खाइयां सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए दुखपूर्ण रूप से नामित युद्ध में इतने प्रचुर बेमतलब हत्या के दुखद प्रतीक हैं। महीनों तक खदान में खोदी गई झोपड़ियों में कांपते हुए, बीमारी और तोपखाने की बमबारी सहन करने के बाद भी मशीन गन की स्थितियों पर बेमतलब सामने के हमलों द्वारा ही समाप्त होते थे। युद्ध की व्यर्थता को और बेहतर कैसे दिखाया जा सकता है, लेकिन इस अपोकैलिप्टिक दृश्य के साथ ही एक और दृश्य उभरता है, वह जिसमें आत्मविश्वास और आशा हो, बजाय इसके कि सबकी निराशावादी स्थिति में सम्मान और कर्तव्य का। यह साहस की कहानी हर रोज के युवा पुरुषों और महिलाओं की है जो सबसे निस्वार्थ कारणों के लिए बलिदान देते हैं, कभी कभी तो अंतिम बलिदान तक। प्राचीन यूनानी इतिहासकार थुसिडिडीस ने कहा था, सबसे साहसी वो होते हैं जिन्हें अपने सामने की स्पष्टता होती है। महिमा और खतरा दोनों ही, और फिर भी बावजूद इसके जाओ और इससे मिलो। प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को दुर्भाग्यवश उन भयानक खतरों का बहुत अच्छी तरह से पता था जिनका सामना उन्हें करना पड़ा, क्योंकि वे खतरे उनके चारों ओर थे। घंटा दर घंटा, दिन दर दिन इन सैनिकों ने नरक के जैसी कुछ चीज की झलक देखी। इससे वीरता की कहानियां और भी अधिक भावुक और चौंकाने वाली हो जाती हैं। यहां पहली विश्व युद्ध के सैनिकों की 3 बहादुरी की कहानियां हैं जिन्हें मैंने विशेष रूप से अविश्वसनीय पाया। हर युद्ध अलग खाता और साहस का अर्थ प्रस्तुत करता है। वे सामूहिक संघर्ष की मूर्खता को याद कराते हैं और पहले विश्व युद्ध में अपनी जान देने वाले साहसी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। यह है वर्ल्ड ऑफ वॉर्स। एक 1915 में जॉर्ज वी ने लांस कॉर्पोरल अल्बर्ट जैकर को ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ की सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहसिकता की उपाधि विक्टोरिया क्रॉस दुश्मन के विरुद्ध साहस दिखाने के लिए दी। वह युद्ध के दौरान इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई थे। पहली विश्व युद्ध के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक, उनकी वीरता का विक्टोरिया क्रॉस या अन्य सम्मानों ने उचित विवरण नहीं दिया। जैकर का जन्म 10 जनवरी 1899 को ऑस्ट्रेलिया के विंचेलसी विक्टोरिया में एक खेत पर हुआ था। वह एक लकड़ी के कामगार और उनकी अंग्रेजी महिला पत्नी के 7 बच्चों में चौथे थे। परिवार के प्यार से बर्ट नाम से जाने जाने वाले जैकर बचपन में प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। बाद में उन्होंने पिता के साथ काम किया। 8 सितंबर 1914 को महायुद्ध का प्रारंभ होने के बाद जैकर ने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्यिक बल में सबसे निचले पद पर निजी तौर पर नामांकन कराया। 10 नवंबर को जैकर को 14वें बटालियन ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक फंड के लांस कॉर्पोरल के रूप में नियुक्त किया गया और मध्य पूर्व में 2 महीने प्रशिक्षित किया गया। हाल ही में ऑटोमन साम्राज्य केंद्रीय शक्तियों का सहयोगी बन गया और मध्य पूर्व जल्द ही विवाद क्षेत्र बनने वाला है। ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप की खाइयों और उच्च समुद्रों में लड़ रहे थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेना कोर को इस नए मोर्चे को खोलना पड़ा। 1915 के 25 अप्रैल को उसका पहला कार्रवाई का अनुभव गैलीपोली में उत्तरण में भाग लेने के दौरान अंजाक कोव पहुंचने पर अधिक कठोर हो सकता था। उसके बाद जो भयानक युद्ध हुआ वह एक 8 महीने की मुहिम का प्रारंभ था, जिसने 8,000 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई, 3,000 न्यूजीलैंड और 40,000 ब्रिटेन और फ्रांसीसी लोगों की जान ले ली। जैकर को कार्यों के लिए कोर्टनी पोस्ट पर विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार दिया गया, जहां उन्होंने 14वें बटालियन के कमजोर सैनिकों की मदद की थी जो तुर्की हमलों के खिलाफ लड़ रहे थे। 19 मई 1915 को सुबह 3:30 बजे तुर्क पार्टी ने जैकर और साथियों के कब्जे में खंडहर पर 8 बम फेंके। 3 लोग मरे और सभी
जैकर के अलावा घायल हुए। फिर तुर्की ने खंडहर में कूदकर अधिकांश शेष ऑस्ट्रेलियाई भाग गए, लेकिन जैकर नहीं। उन्होंने दुश्मन पर निरंतर आग की बौछार करके उनकी प्रगति को रोका। मांसपेशीय जैकर सिर्फ 5 फुट 6 इंच ने प्रतिकारी हमले की सहमति दी। 3 युवा कर्मियों से बेयोनेट्स ठीक करने और उसका पीछा करने को कहा। एक नाकाम प्रयास में जहां उनके एक साथी को चोट आई, जैकर ने एक साहसी स्वयंसेवक से कहा कि वह लगातार आग बनाए रखें, जबकि वे खुद एक फ्लैंकिंग मनोवर की योजना बना रहे थे। उन्होंने कई खड्डों का अन्वेषण किया, खतरनाक जमीन को पार किया और फिर तुर्की पर हमला किया। एक ही क्षण में जैकर ने 5 तुर्की को मारा और 2 को बेयोनेट किया। यह अत्यंत साहसिक मनोवर ने तुर्की को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। अनिश्चितता के चलते अधिकांश लोग खुदाई हुई गली से भाग गए, जिससे जैकर को और 3 तुर्की सैनिकों को बंधक बनाने का अवसर मिला। बड़ी उपलब्धियों के बावजूद उसने रात भर खोदे हुए रास्ते का नियंत्रण रखा, जाने से मना किया और उस खंड को पुनः प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया। उनका विक्टोरिया क्रॉस जुलाई 1915 में घोषित हुआ। उन्हें 22 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। इससे वे संघर्ष के पहले ऑस्ट्रेलियाई बने। इसने उन्हें 500 पाउंड, जो उस समय एक बड़ी राशि थी, के अलावा मेलबर्न के एक व्यापारी द्वारा विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले सहदेशी को प्रदान की गई सोने की घड़ी का अधिकार भी दिया। अगले 3 साल में उनकी साहसिकता ने फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध क्षेत्रों पर लोगों को भर्ती होने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 1000 सदस्यीय जैकर्स मॉब बटालियन का नेतृत्व किया। युद्ध क्षेत्र की उपलब्धियों के बावजूद कम पुरुष ही इतना प्रभाव डाल पाते हैं, लेकिन जैकर के लिए युद्ध समाप्त नहीं था। 1916 की 7 अगस्त को सोम आक्रमण के दौरान पोइसियर्स में उन्होंने फिर से असाधारण साहस दिखाया। आधा अंधेरे में जर्मनों ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आर्मी कोर पंक्तियों को ताका। जैकर अभी अभी क्षेत्र की पहचान की जांच से वापस आए थे। उन्होंने अपने खुदाई स्थान में प्रवेश किया, तभी 2 जर्मन प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए। एक बम गलियारे में डाला गया, जिससे 2 लोग तुरंत विस्फोट में मर गए। कुछ समय बाद बिना चोट के उभरकर उन्होंने खुदाई की जगह छोड़ी और देखा कि जर्मन 40 कैदियों को घेर रहे थे। जैकर ने 7 अन्य पुरुषों के साथ लड़ने के लिए हमले की अगुवाई की। इन्हें हमला करो, उन्होंने चिल्लाया जब जर्मन ने अपने कूल्हे से राइफल चलाई। एक क्रूर हस्त से हस्त युद्ध का संघर्ष हुआ। अराजकता में 7 पार्टियों में से किसी को भी अभिघात नहीं मिला। 4 साहसी पुरुषों की मृत्यु हो जाएगी। जर्मन कैदियों में से कई ने मुठभेड़ में शामिल होकर और रिहाई के लिए लड़ रहे पुरुषों की सहायता की। जैकर को 7 बार चोट लगी, जिसमें एक गोली उसके शरीर के नीचे से दाहिने कंधे के नीचे से गुजरी। फिर भी ऑस्ट्रेलियाई ने गिरने से इनकार किया। जर्मन टूट गए। वे जो कभी कैदियों को गिरफ्तार करते थे, खुद बंधक बनकर 50 जर्मन युद्ध बंदियों के रूप में लिए गए। कहा जाता है कि जैकर ने अकेले ही कम से कम 12 पुरुषों को मार दिया, शायद 20 तक। उस दिन उनकी बहादुरी से सैनिकों को पीओडब्ल्यू शिविर में रहने से बचाया गया और खाई का मुख्य खंड संयुक्त नियंत्रण में रहने की सुनिश्चित की गई। जब जख्मी जैकर को पृथ्वी से उठाया गया, स्ट्रेचर बियरर ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सबसे बहादुर आदमी बताया, लेकिन उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से बहादुरी पुरस्कार के लिए उदासीन सिफारिश मिली। शायद उनकी विफलता यह थी कि उन्होंने जर्मन हमले पर सही ध्यान नहीं दिया। फिर भी उनके पास एक खुफिया मिशन का बहाना था, या शायद इसकी वजह उनके अधिकारियों और ब्रिटेन उपनिवेशी स्नोबरी के खिलाफ उनके विचार थे। इस मामले पर केवल व्यक्तिगत अनुमान संभव है। इस आदमी की वीरता में निस्संदेह है, जिसने बार बार अपने जीवन से जुआ खेला और अपरिहार्य परिस्थितियों के सामने समर्पण से इनकार किया। उनकी बहादुरी अब भी अपने लोगों के लिए एक महान प्रेरणा थी। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हालांकि संख्या में छोटे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आर्मी कोर के युद्ध प्रयास में योगदान वीरतापूर्ण थे, जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उन देशों से अधिक लोग मरे, जबकि यूनाइटेड किंगडम की तुलना में स्वयं उनकी पहचान और स्मरण अच्छी तरह से योग्य है। महायुद्ध केवल 3 सप्ताह का था, जब लेफ्टिनेंट ऑटो वॉन डर लिंडे को जर्मनी के सभी में एक असली हीरो के रूप में मनाया गया। सबसे पहले और सबसे युवा जूनियर अधिकारी जिन्होंने जर्मन सैन्य सम्मानों का सबसे लालची जीता, प्रतिल इमारत। यूरोपीय राज्य के सबसे महान, सबसे प्रबुद्ध राजा फ्रेडरिक द ग्रेट द्वारा स्थापित प्रतिल इमारत उपलब्धि की प्रतिष्ठित पहचान थी।
आपने जर्मन योद्धा एस मानफ्रेड वॉन रिच्टोफेन, जिसे लाल बारन कहा जाता है, के बारे में सुना हो सकता है। यदि आपको लगता है कि सजावट जर्मन नहीं लग रही तो आप सही हैं। फ्रेडरिक ने फ्रेंच को अपनी मातृभाषा से अधिक प्राथमिकता दी। फुट गार्ड्स की क्रैक 5th रेजिमेंट के अधिकारी वॉन डर लिंडे युद्ध की घोषणा होने से पहले ही संगठित थे। उनकी रेजिमेंट की योजना थी कि वह जर्मन सेना को पश्चिम की ओर बेल्जियम, फ्रांस और पेरिस के माध्यम से आगे बढ़ाएं। जर्मनी के लिए इस युद्ध की जीत का मौका था। उसके लिए फ्रांस के साथ युद्ध का शीघ्र समापन महत्वपूर्ण था। उनके पूर्व में विशाल रूस सेना का संगठन धीमा होता है, पर एक बार संगठित हो जाने पर उसे पराजित करना असंभव होता है, खासकर अगर पेरिस लड़ाकू बना रहा है। धीरे धीरे चलना निश्चित रूप से हार को बुलाना था। फ्रांस में युद्ध को जल्दी समाप्त करने और पूर्वी मोर्चे पर जाने की योजना को श्लीफेन योजना के नाम से जाना जाता था। ओटो इसे समझते हैं। 1914 की सर्दियों में जर्मनी ने पेरिस से वार्ता संवाद की आशा की थी। बेल्जियम की अनपेक्षित प्रतिरोध ने जर्मन महासेना कर्मचारियों की समय सारणी को 2 सप्ताह के लिए बाधित कर दिया, जिसने पूरे राष्ट्र को जल्दी हार की धमकी दी। 5वें गार्ड्स का मार्ग 23 अगस्त को नेयमार के किलों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। उनके रास्ते में अच्छी तरह से तैयार किला फोर्ट मैलोन ने जर्मनों के समर्थन में समर्पण करने से मना कर दिया। इसकी दृष्टि एक खुले मैदान की थी। किसी भी बल को मैदान पार करने से किले की क्षयजनक आग का सामना करना पड़ा। इसे पार करने की कोशिश करना अकेले ही नहीं, अभेद्य संस्थापन को लेना, संकलित तोपखाना समर्थन के बिना आत्महत्या थी। 5वें गार्ड्स के कमांडर को यह स्पष्ट था कि उन्हें इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, कुछ और करना पड़ेगा। ओटो अपने लोगों के प्रति संवेदनशील था। उनमें से कई के साथ उसने बड़ा हुआ था और उनकी चिंता करता था। उत्तेजना भरी बातचीत शुरू हुई और कई अधिकारियों को स्थिति निराशाजनक लगने लगी। यानी लिंडे ने बोलने से पहले उन्होंने दावा किया कि वे तोपखाने के बिना किले को कब्जा कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। वरिष्ठ अधिकारी लड़के की हैरानी और सुझाव पर थोड़ी संदेह के साथ देख रहे थे। एक अधिकारी ने पूछा कि उसने इसे पाने के लिए कितनी माओं का दिल तोड़ने की योजना की थी और कितने लोगों को सुनिश्चित मौत की ओर धकेलेगा। ओह, लगभग 4, उसने जवाब दिया होता है। इस टिप्पणी के बाद अधिकारी ने ओटो के चेहरे पर हंसी, लेकिन डरे बिना ओटो इस विचार पर अड़े रहे। जब 1000 लोग भी इसे नहीं कर सके तो वह किसे 4 लोगों के साथ पूरे किले को लेने पर भरोसा करे। ओटो ने धोखा होने पर चिल्लाया। युवा मनुष्य की ईमानदारी से वरिष्ठ अधिकारियों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बेहतर निर्णय की स्वस्थ मात्रा के बावजूद उसे मौका देने का निर्णय लिया। वे अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान का जोखिम उठाकर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आए। वह अब अपनी जिंदगी जोखिम में डालेगा। फिर वॉन डर लिंडे ने स्वयंसेवियों की खोज की। कम से कम 40 लोग आगे आए। उन्होंने मिशन के लिए सबसे उपयुक्त लोगों को चुना और दुर्ग की ओर चले। सेना उनके पीछे पीछे चली। खुले मैदान से किले की ओर बढ़ते वक्त ओटो और उनकी टोली को अपना विनाश निश्चित लगा होगा। बहादुर या नहीं, एक से अधिक चेतावनी शॉट के बावजूद हर आदमी ने फोर्ट मैलोन की ओर उस पथ पर खुद को शांत रखा। बेल्जियम के चकित रक्षकों की सीधी दृष्टि में छोटी दल के लोग किले के द्वार के सामने के खंडहर की ओर चले गए और रक्षकों को चिल्लाया, किले के समर्पण की मांग की। वन के किले के आसपास तोपखाने होने का दावा करते हुए, जो रक्षकों की स्थिति पर प्रशिक्षित थी, ओटो ने बेल्जियम वालों से अपनी जान और सभी को रक्तस्कंदन से बचाने के लिए समर्पण की अपील की। कठिन समय के बाद बेल्जियम वाले 1 मिनट के लिए चुप हो गए, शायद अपनी मजबूत रक्षा के विकल्पों पर सोच रहे थे। टरेट्स, मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से सजे पुरुषों ने 5 जर्मन सैनिकों को घेर लिया। अब उन्हें अपने मिशन की महत्वता का पूरा भरोसा था। अंततः खिंचाव पुल को नीचे किया गया, भारी द्वार खोल दिए गए। वॉन डर लिंडे की पार्टी ने दुर्ग में मार्च किया। वहां उन्होंने बेल्जियम के लोगों का समर्पण स्वीकार किया, हथियार लिए और दुर्ग की सुरक्षा की। हालांकि 400 रक्षक पहले ही भाग गए थे। ओटो की योजना सफल थी। उसने उस विचार का भुगतान किया जिसे लोग सोचते थे कि वह उसे और उसके अनुयायियों को सुनिश्चित मृत्यु की ओर ले जाएगा, और दुर्ग जर्मन के नियंत्रण में था। किंवदंती कहती है कि सफलता की ओर संकेत करते हुए ओटो ने बेल्जियम के ध्वज को ध्वजस्तंभ से नीचे खींच लिया। फिर कोई जर्मन ध्वज उपलब्ध नहीं होने पर ओटो की काली चड्डी, एक अधिकारी की सफेद कमीज और एक निजी सैनिक की लाल कमीज ऊपर चली गई ताकि एक अस्थायी जर्मन तिरंगा ध्वज बनाया जा सके।
इस प्रकार एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति को बिना किसी जीवन की हानि के लिया गया। ओटो वॉन डर लिंडे की बुद्धिमत्ता, करुणा और साहस ने बहुत सारे रक्तस्कंदन से बचाया और उन्हें कई जर्मन सैनिकों की पूजा मिली। लेकिन 1914 की शरद ऋतु में ऑटो और 5वें फुटगार्ड्स को ऐसी जीतें थोड़ी दिनों के लिए ही मिली, क्योंकि उन्हें पहले यप्रेस के रक्तरंजित मैदान में खुद को पाया। जर्मनी में मासूमों के नरसंहार के रूप में याद किया जाने वाला इन लोगों को 34 दिनों की लड़ाई के दौरान अविश्वसनीय 50,000 सैनिक मरे गए। फिर भी ऑटो ने अपने साथियों के हित में जान की जोखिम उठा दी। उसने इस कहानी को याद रखने के लिए जीवित रहा। वह उत्कृष्ट बहादुरी का प्रतीक था। युद्ध की अमानवीयता के बावजूद ऐसे बहादुरी के कार्य जर्मनों से उतनी ही देखे गए जितनी कि फ्रांसीसी हंगरी चेक गणराज्य और तुर्की से, जितनी कि रूस ब्रिटेन या इटली से। वीरता किसी एक राष्ट्र की नहीं होती। हमें उस भयावह युद्ध की यादें निभानी हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान किया, चाहे वे विजयी बलों में हों या कहीं और। सोलह साल के जैक कॉर्नवॉल ने जुटलैंड की लड़ाई में अपनी जान दी। उनके जहाज पर घातक गोलीबारी हुई। वे न घबराए, न भागे, न ही निराशा में झूठे। वह एक 16 वर्षीय लड़का अपनी जगह पर शांत रहे और अधिक आदेश लेने के लिए तैयार था। यही कर्तव्य निष्ठा थी जिसने उन्हें देश की सम्मान और मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दोनों दिलाए। 1990 में जनवरी में एसेक्स में एक कामकाजी वर्ग के परिवार में जन्मे जॉन जैक कॉर्नवॉल ने 1913 में स्कूल छोड़ दिया। उन्हें नेवी में शामिल होने के लिए युवा होने के कारण 1915 जुलाई तक वह एक डिलीवरी बॉय थे। अब ब्रिटेन युद्ध में होने पर वे भर्ती हो सकते थे। जैक को एक शिप बॉय के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जो नेवी में अभी भी एक निच की भूमिका पा रहे थे। उन्होंने तोपखाना और समुद्री कौशल दिखाते हुए उच्चांक प्राप्त किए। अपने माता पिता को लिखते हुए जैक ने अपनी थकान की बात कही और अपने परिवार, पालतू जानवरों को प्यार भरा नमस्कार दिया। मई 2016 के अंत में प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जैक ने HMS चेस्टर के क्रू के साथ जुड़कर समुद्री यात्रा शुरू की। HMS चेस्टर एक नवनिर्मित हल्के क्रूजर था जिसमें ब्रीच लोडिंग 5.5 इंच नेवल गन लगे थे। मूलतः ग्रीक नेवी के लिए बनाया गया, लेकिन युद्ध के कारण ब्रिटेन सरकार ने नौसेना की शक्ति की चिंता करते हुए इसे खुद खरीद लिया। जहाज को स्कापा फ्लो फ्लीट में शामिल होने का कार्य सौंपा गया, जो ओनर्कनी द्वीपों में यूनाइटेड किंगडम के दूर उत्तर में स्थित स्कापा फ्लो में था। यह प्राकृतिक बंदरगाह वाइकिंग आक्रमणों के समय से नौसेनाओं का शरण स्थल रहा है। अब यह आधुनिक ब्रिटेन नौसेना की इस्पात की शक्ति का घर था। HMS चेस्टर, जिसे 5,000 टन से कम वजन करने वाले और 12 विशाल यारो बॉयलर्स द्वारा आगे बढ़ाया गया था, नौसेना में बड़े जहाजों द्वारा छोटा कर दिया गया था। उदाहरण स्वरूप, क्वीन एलिजाबेथ वर्ग के 30,000 टन के युद्धपोत ने प्रत्येक किलोमीटर यात्रा पर 1 टन से अधिक ईंधन तेल का उपयोग किया जब वे शीर्ष गति पर चलते थे। इस उचित रूप से नामित सुपर ड्रेडनॉट की तोपें विशाल थीं, जो 875 किलोग्राम प्रत्येक की गोलियां 20,000 मीटर दूर लक्ष्यों की ओर फेंकने में सक्षम थीं। वे उस युग के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के सुपर वेपन थे। हर देखने वाले व्यक्ति को आश्चर्यचकित होना पड़ा। युवा जैक ने शायद हैरानी और भय से भर दिया होगा, क्योंकि वहां हर आदमी यह जानता था कि जर्मन उसी आकार के और समान रूप से सक्षम जहाजों का उपयोग करेंगे। जैक की जहाज HMS चेस्टर रियर एडमिरल हॉरेस हुड की तीसरी बैटल क्रूजर स्क्वाड्रन से जुड़ा हुआ था। कॉर्नवेल 5.5 इंच की गन के लिए दृश्य सेटर होंगे। यह एक महत्वपूर्ण और उच्च जोखिम भूमिका है, विशेष रूप से एक युवा रेटिंग के लिए जिसके पास युद्ध अनुभव नहीं है। कॉर्नवेल गनरी नियंत्रण अधिकारी के आदेशों को गण के कर्मी को संचारित करने और गण पर पीतल दृश्य सेटिंग डिस्क को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार थे। उनके काम की गहनता ने उन्हें सुरक्षात्मक गण शील्ड के बाहर खड़े होने और खतरों का सामना करने की आवश्यकता दिलाई। 1916 की 31 मई की देर सांझ में हुड के युद्ध यात्री 25 मील आगे थे, जबकि बाकी फ्लीट पूरी गति से जर्मनों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करने के लिए दौड़ रही थी। करीब 5:30 चेस्टर को ब्रिटेन जहाजों के दक्षिण पश्चिम में पाए गए गन फ्लैशेस की जांच के लिए भेजा गया था। अचानक कोहरे के माध्यम से 4 जर्मन हल्के क्रूजर दिखाई दिए।
युद्ध की हलचल में चेस्टर ने जर्मन के दूसरे स्काउटिंग समूह में शामिल हो गए और उन पर तोपों की भारी बारिश हुई। फिर भी चेस्टर ने मुड़कर दुश्मन के जहाजों पर आग लगा दी, लेकिन यह व्यर्थ था। जर्मन के हल्के क्रूजरों ने चेस्टर पर बमबारी की। 3 मिनट में चेस्टर की 10 तोपों में से 3 को कार्रवाई से निष्कासित कर दिया गया। डेक पर दृश्य आतंक और विनाश का था। तोप की क्रू जहाज के तोड़े हुए मलबे के बीच मरे हुए या घायल पड़े थे। कॉर्नवेल की टीम का सभी सदस्य कार्यवाही के शुरुआती दौर में मर गए थे और उन्हें भयानक चोट आई थी। जर्मन गोलियों से उड़े हुए धातु के टुकड़े 16 वर्षीय के पैरों और पेट को फाड़ दिए थे। लेकिन जर्मन हल्के क्रूजर चेस्टर को निरंतर आग की बरसात करते रहे। जैक कॉर्नवेल बहादुरी से अपनी जगह बने रहे। अपने अकल्पनीय दर्द और अलग थलग स्थिति के बावजूद 16 वर्षीय लड़का बहादुरी से वहीं रहा, आदेशों का इंतजार करता रहा, लड़ाई को देखने और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए ठान लिया। लगभग 20 मिनटों तक HMS चेस्टर तीव्र गोलीबारी के अधीन था और उसे कम से कम 17 सीधे हिट मिले। कप्तान ने इसे कुशलतापूर्वक जर्मन जहाजों और खतरे से दूर सफलतापूर्वक ले जाया। जहाज किसी तरह से बचा, लेकिन नरसंहार के कारण चेस्टर की लड़ाई के बाकी भाग में वह शामिल नहीं हो सका। 3 तोपों के नष्ट होने के अलावा जहाज को बाजू से खींचा गया था और कर्मियों के बीच 70 से अधिक घायल हुए थे। अगले दिन HMS चेस्टर को हम्बर नदी की ओर आदेश दिया गया और उसके घायलों को ग्रिम्सबी अस्पताल ले जाया गया। वहां 1916 के 2 जून को जैक कॉर्नवेल ने जुटलैंड में प्राप्त की गई व्यापक चोटों से मौत हो गई। लेकिन जैक की वीरता को नहीं भुलाया जा सकता था। जुटलैंड की लड़ाई में पूरे बेड़े के एडमिरल सर डेविड बीटी ने अखबारों में एक डिस्पैच छपवाया। इसमें जैक को कर्तव्य निष्ठा के एक शानदार उदाहरण के रूप में नाम से वर्णित किया गया था। जनता की प्रतिक्रिया विशाल थी और इस डिस्पैच के बाद लंदन में सार्वजनिक अंतिम संस्कार और युवा के साहस की मान्यता की मांगें हुईं। इस प्रकार कॉर्नवेल को उनके साहस की मान्यता में और दुश्मन के सामने अपने कर्तव्य की लड़खड़ाहट पर विक्टोरिया क्रॉस से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। उनकी मां ने बकिंघम पैलेस में राजा जॉर्ज वी से इस सम्मान की प्रस्तुति की। जुटलैंड के इस हीरो लड़के की पूजा वहां समाप्त नहीं हुई। 21 सितंबर को जैक कॉर्नवेल दिवस मनाया गया। नौसेना और युद्ध पीड़ितों के लिए लड़के के नाम पर धन और छात्रवृत्तियां स्थापित की गईं और बॉय स्काउट्स के लिए साहस का कॉर्नवेल स्काउट बैज बनाया गया। जैक की वीरता पर कोई संदेह नहीं है। युवक ने युद्ध में भी असाधारण साहस दिखाया और अंतिम मूल्य चुकाया। वास्तव में जैक ने जो सहन किया और इतनी साहस से काम किया, इसकी वास्तविकता कभी समझी नहीं जा सकती। क्या यह महान ब्रिटेन राजा और देश के लिए था? क्या यह कर्तव्य भावना के लिए था? या यह उसके नेवी साथियों और दोस्तों के लिए था? हमें कभी पूर्णतः पता नहीं चलेगा। लेकिन यह हमें पूरी तरह से पता है कि अल्बर्ट जैकर, ऑटो वान डर लिंडे की युद्ध साहस और जैक कॉर्नवेल की प्रतीकात्मक वीरता की घटनाओं के बीच एक कहानी कहने के लिए है। वह कहानी अक्सर वास्तविकता की पुष्टि करने में कठिनाई होती है। राष्ट्रवादियों द्वारा फिर से कही जाने वाली इन कहानियों में युद्ध को बढ़ावा देने वाली काल्पनिकता और तथ्यों को अलग करना कठिन होता है। धन्यवाद। गिरे हुए को सम्मानित करना इसका अर्थ नहीं कि पहली विश्व युद्ध या उससे जुड़े युद्ध को स्वीकार किया जाए। इन संघर्षों में अधिकांश मरने वालों ने वीरता के साथ ऐसा किया। वे ऐसे नहीं मरे जो मानदंडों और उनसे होने की उम्मीदों को चुनौती देते हैं, बल्कि एक अधूरे पल में या धक्का और डर से स्तब्ध होकर। उनके अंतिम क्षणों में कुछ ने महायुद्ध, सभ्यताओं के संघर्ष या एक गलत और सही के बारे में सोचा। उनके मन में वह सरल चीजें थीं जो हमारे जीवन को खुशी देती हैं, प्रियजनों की सादगी भरी चिंताएं और सूक्ष्म डर, आशाओं और सपनों की। पहली विश्व युद्ध में लड़ने और मरने वाले पुरुषों और महिलाओं की साहसिकता की सचमुच हजारों कहानियां कही जा सकती हैं। प्रत्येक हमें युद्ध को नए दृष्टिकोण से समझने और अलग अलग विचार करने की अनुमति देता है। यहां सिर्फ ऐसी 3 कहानियां थीं, उन्हें भुलाया नहीं जाएगा। और वहां आपके पास पहली विश्व युद्ध के दौरान 3 अविश्वसनीय साहसिक कार्य हैं। कृपया अपने विचार और प्रतिक्रिया नीचे टिप्पणी करें। वीडियो पसंद और चैनल समर्थन के लिए सदस्यता लेना न भूलें। मिलने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।